नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल पाठ नेताजी का चश्मा। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए आया है और यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी जो इस कहानी के लेखक हैं, उन्होंने नेताजी की चश्मा को लेकर एक कहानी बनाई है, जिस कहानी के माध्यम से वो हमें देशभक्ति की भावना की प्रेरणा देना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस कहानी के लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेखक परिचय में स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने के कारण इनका ज़्यादा समय राजस्थान में निकला। सेवानिवृत्ति अर्थात रिटायरमेंट के बाद ये भोपाल में रहते हुए वसुधा नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण लेखक हैं। समकालीन कहानी अर्थात हिंदी साहित्य में एक कहानी का एक दौर चला, जिसमें कहानी की प्रवृत्ति, उनकी विशेषताओं के कारण कहानी को अलग अलग नाम दिए गए। उसमें समकालीन कहानी एक समय विशेष कहानी की विशेषता के आधार पर उस टाइम को नाम दिया गया। तो उसके महत्वपूर्ण लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। इन्होंने कहानी व उपन्यास दोनों लिखे और इनकी प्रसिद्धि नोवेल लेखन के कारण ज़्यादा हुई। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी आदि। तो आइए आगे हम बात करते हैं पाठ परिचय की। ये जो पाठ है नेताजी का चश्मा, इस पाठ के माध्यम से लेखक देशवासियों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने के साथ साथ शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश देते हैं। देशभक्ति का प्रदर्शन देश के सभी नागरिक अपने अपने ढंग से व्यवहार कार्य से कर सकते हैं। कैप्टन चश्मे वाला ये इस कहानी का एक कैरेक्टर है, जिसके माध्यम से लेखक ने उन करोड़ों देशवासियों के योगदान को सजीव रूप प्रदान किया है। सजीव रूप प्रदान करने का मतलब यहाँ पर ये है कि भारतवासी, प्रत्येक भारतीय का अपने देश के निर्माण में योगदान होता है। तो उसको एक कैप्टन जो चश्मे वाला कैरेक्टर है, इसके माध्यम से पाठ में दिखाया है, जो किसी न किसी तरीके से इस देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बड़े ही देश निर्माण में सहायक होते हैं। यहाँ बड़े का मतलब है कुछ जो प्रसिद्ध नाम हम इतिहास में पढ़ते आए हैं, केवल उन्हीं कुछ लोगों के कारण देश प्रेम या देश प्रेम की भावना या देश के निर्माण में उन्हीं का योगदान नहीं है, हर भारतीय का योगदान है। ये लेखक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से इस कहानी में बताना चाहते हैं। बच्चे भी इस पुण्य कर्म में अपना योगदान देते हैं, ये बात भी इस कहानी के माध्यम से हमें बताई है। आगे इस कहानी में हम आगे पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो 10वीं कक्षा का पाठ है, उसमें पाठ परिचय में स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है, देशभक्ति की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग को ही आप देश नहीं कह सकते हो। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने और इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने से। और इसी का नाम लेखक ने देशभक्ति दी है। तो आगे हम चलते हैं, इस पाठ के कैरेक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, हालदार साहब हैं, ये एक भावुक और सहृदय व्यक्ति हैं।
पान वाला ये कैरेक्टर है जो उस कस्बे के चौराहे पर पान की दुकान रखता है। कैप्टन है वो है एक वृद्ध, एक बूढ़ा आदमी है जो वहाँ पर चश्मा बेचने का काम करता है। मास्टर मोतीलाल है जिसने हाई स्कूल में ड्राइंग टीचर हैं वो, और उन्होंने ही यहाँ पर इस कहानी में सुभाष चंद्र जी की मूर्ति बनाई है। तो आइए ये पाठ हम शुरू करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। तो देखिए इस कहानी में बताया है हालदार साहब जो हैं वो हर 15वें दिन अर्थात 15 डेज़ के बाद वो अपनी कोई कंपनी के काम के सिलसिले मतलब से वो जाते हैं कस्बे से गुजरते हुए। और वो जो कस्बा है उसकी विशेषता बताइए कि वहाँ पर एक भी पक्का मकान नहीं है और एक बाज़ार है, और उस बाज़ार के कारण ही यहाँ पर उसको कस्बा कहा है। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो मतलब एक नगर पालिका। नगर पालिका होता है म्यूनिसिपल, और नगर पालिका थी तो सब वो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी इसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। अब देखो इस पहले पैराग्राफ में हालदार साहब कितने दिन में अपने कंपनी के सिलसिले से बाहर जाते हैं? 15 दिन में। और यहाँ पर जो कस्बा है, कस्बा किसको बोलते हैं? टाउन को। तो यहाँ पर जो टाउन के बारे में बताया वो कैसा है? अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि कहानी में उस कस्बे का कैसा चित्रण किया गया है, तो आप बताओगे कि मकान कैसे हैं वहाँ पर, लड़कों की स्कूल है, लड़कियों की है, सीमेंट का कारखाना है, ओपन सिनेमा हॉल है, तो ये सब आप बताओगे। और वहाँ पर एक नगर पालिका है, नगर पालिका वो क्या क्या काम करवाती है, तो यहाँ पर जो उसका काम कराने का जो तरीका है उस पर लेखक ने इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे व्यंग्य किया है। उन्होंने क्या कहा है कि वो कुछ ना कुछ दिखाने के लिए कुछ ना कुछ काम करती रहती है, जबकि उसका जो मोटो है वो उसका डेवलपमेंट करने का नहीं है उस कस्बे का, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट में ये दिखाना चाहती है कि हमने ये काम करवाया है। तो कभी वो टॉयलेट बनवा देती हैं, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी। तो यहाँ पर अब उन्होंने कोई एक नया उनके बोर्ड में मेंबर आया है, तो उसने क्या कह दिया कि भाई सुभाष चंद्र बोस जी की एक हम प्रतिमा लगवा देते हैं। प्रतिमा मतलब स्टैचू, यहाँ पर वो स्टैचू लगवाने की बात करते हैं। तो ये है पहला पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में हमने हालदार साहब एक जो कैरेक्टर हैं वो कंपनी के काम से जाते हैं। कितने दिन में जाते हैं? 15 दिन में जाते हैं। और वो एक कस्बे से होकर जाते, एक टाउन से होकर जाते हैं। उस टाउन का वहाँ पर कैसा माहौल है, कैसे बना है वो, और एक मूर्ति सुभाष चंद्र जी की बनवाई, वो किसने बनवाई, ये यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमने सीखा। अब चलिए आगे हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की ओर। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की
शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। तो महीने भर में मूर्ति बनकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। देखो, इस पैराग्राफ में ये बताया कि मूर्ति किसने बनाई और मूर्ति उससे क्यों बनवाई गई। तो प्रश्न दो बन सकते हैं इस पैराग्राफ में कि यह जो सुभाष चंद्र जी की मूर्ति बनाई ये किसने बनाई और ये स्थानीय ड्राइंग मास्टर से ही बनवाने का निर्णय क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे कारण है वो पहला बताया कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी उनको। दूसरा, अच्छी मूर्ति बनाने के लिए रुपए भी चाहिए, शायद उनके पास उतना बजट ना हो, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण है ऊहापोह, मतलब उन्होंने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया और वो डिसीजन ही नहीं ले पाए। ऊहापोह होता है कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाए, ऐसी सिचुएशन ये करें या वो करें, तो उन्होंने काफ़ी समय बर्बाद कर लिया और वो टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाए और लोगों को उन्होंने लेटर लिखे और उसका आंसर मिला, इसमें भी उनका समय बर्बाद हुआ। तो टाइम नहीं रहने के कारण, दूसरा अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ना होने के कारण और उनकी जो मूर्ति है उसमें कितना बजट लगेगा इसका सही अनुमान न होने के कारण वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया कि स्कूल वहाँ की जो है उसके ड्राइंग मास्टर को ही ये मूर्ति बनाने का काम दे दिया जाए। अब देखो, एक मूर्तिकार जो स्टैचू बनाता है उसमें और एक ड्राइंग टीचर में फ़र्क होता है। तो यहाँ पर ये एक उस नगर पालिका के कैसा काम करती है उस पर भी एक यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य किया है कि प्रशासनिक अधिकारी, वहाँ की म्युनिसिपल, वो किस प्रकार से वहाँ काम करती हैं बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ये भी यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। तो ड्राइंग मास्टर को काम दे दिया मूर्ति बनाने का और उसने कहा कि बस मैं तो यूँ बना दूंगा मूर्ति, अर्थात यहाँ पर उसके काम करने के तरीके पर भी प्रश्न उठाए हैं लेखक ने। तो आगे चलिए, अगला पैराग्राफ है। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक, संगमरमर मतलब मार्बल, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, अर्थात ये मूर्ति बनाई गई सुभाष चंद्र जी की, ये उनकी ऊपर सिर में जो कैप लगा के रखते हैं वो और वो जो कोट पहनते थे उसके सेकंड बटन तक ही उनको ये स्टैचू बनाई गई, अर्थात कोई 2 फुट की मूर्ति थी, इतनी ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब देखिए, इस पैराग्राफ में बताया गया कि मूर्ति संगमरमर की बनी और जो मूर्ति उन्होंने बनाई वो सुंदर बनाई, और कहते हैं कि वो मूर्ति देखते ही कोई भी देखेगा तो ऐसे लगेगा कि सुभाष चंद्र बोस जी अभी कह रहे हैं दिल्ली चलो। ये उस समय उन्होंने नारे दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये अभी याद आ जाता है उनकी पिक्चर देख के, ऐसी पिक्चर उसने बनाई थी। पर एक काम वो नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? वो चश्मा नहीं बना पाए। अब ये चश्मा क्यों नहीं बनी, इसके पीछे क्या कारण है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये जो पैराग्राफ हमने पढ़े हैं 3, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न बन रहा है, प्रस्तुत गद्यांश में कस्बे का कैसा वर्णन किया गया है।
दूसरा है नगर पालिका ने क्या करने का निर्णय लिया। तीसरा प्रश्न, स्थानीय कलाकार से ही मूर्ति बनाने का फैसला क्यों लिया गया। मूर्ति बनाने का कार्य किसे दिया गया। नेताजी की मूर्ति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मूर्ति में क्या कमी रह गई थी। ये 6 प्रश्न हैं यहाँ पर, और ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा इसमें इनके अलावा और कोई प्रश्न नहीं है। तो आप ये प्रश्न अच्छे से कर लेंगे तो आपको पाठ का पहले 3 पैराग्राफ आपको याद हो गए। तो अब आगे चलते हैं हम। आगे है कि वहाँ पर हमने पढ़ा था कि चश्मा तो है ही नहीं मूर्ति के ऊपर, तो क्या है, चश्मा संगमरमर का नहीं बना हुआ है। और कैसा चश्मा लगा है वो देखिए। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित करना मतलब देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक मतलब आश्चर्य से भरी हुई। उनको अचंभा हुआ, वो सरप्राइज हुए। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, वास्तविक। अब इस पैराग्राफ में हमें पता चलता है हालदार साहब उस कस्बे से होकर जाते हैं और वहाँ पर जो पान की दुकान है वहाँ पर वो रुकते हैं, वहाँ पान खाते हैं और वहाँ खड़े होकर वो क्या देखते हैं, सुभाष चंद्र जी की मूर्ति। और उस मूर्ति पर वो देखते हैं कि संगमरमर का चश्मा तो नहीं है, पर वहाँ पर एक रियल चश्मा लगा हुआ है। ये देखकर उनको आश्चर्य होता है, सरप्राइज हो जाते हैं वो। तो आगे चलिए। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई और हालदार साहब हमेशा ड्राइवर के साथ एक जीप में आते हैं। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ हो गई है। अब देखो हालदार साहब पान की दुकान पर खड़े होके सुभाष चंद्र जी की मूर्ति देखते हैं, वहाँ पर रियल चश्मा देखते हैं। ये देखने के बाद वो अपनी जीप में बैठ जाते हैं, फिर भी वो सोचते हुए जा रहे हैं। और उन्होंने क्या सोचा कि मान लो कि मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं था, पर यहाँ के जो लोग हैं वो भी तो कितने अच्छे हैं कि उन्होंने सराहनीय मतलब उनकी बड़ाई करनी चाहिए, उनकी अच्छाई के बारे में कहना चाहिए कि उन्होंने कम से कम मूर्ति के ऊपर चश्मा तो लगाया, नहीं तो आजकल देशभक्ति जैसे कोई भाव लोगों में नहीं बचे हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ और अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब को कौतुक और बढ़ा। कौतुक मतलब आश्चर्य, सरप्राइज और ज़्यादा हो गए। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब वो दूसरे दिन फिर आए तो उन्होंने देखा कल वाला चश्मा नहीं है, आज कोई दूसरा चश्मा लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा अच्छा आइडिया है भाई, मूर्ति मान लो कपड़े तो नहीं चेंज कर सकती पर चश्मा तो कर ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय, अब देखो कौतूहल आश्चर्य, दुर्दमनीय मतलब जिसको दबाया ना जा सके। इतने दिन तो वो आश्चर्य कर लेते और अपने मन में ही सोच कर रह जाते, पर आज उन्होंने सोचा मैं किसी ना किसी से बात पूछूंगा। तो दुर्दमनीय मतलब जिस इच्छा को दबाया ना जा सके, ऐसा उनके आश्चर्य का भाव था। पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, तोंद मतलब पेट, अर्थात वो थोड़ा यहाँ पर बताया है मोटा तो था तो उसकी तोंद भी निकली हुई थी, तो वो
पेट भी हिला उसका हंसने से। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने उत्तर दिया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, ये पान वाला आंसर दे रहा है। कोई गिराक, गिराक मतलब ग्राहक, कस्टमर। यहाँ पान वाले का व्यक्तित्व दिखाया है, वो गांव का है और गांव में शुद्ध हिंदी नहीं बोल के वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसमें बोला है। तो स्थानीय भाषा में वो ग्राहक शुद्ध ना बोल के क्या बोल रहा है? गिराक। तो क्या कहता है कि ये कैप्टन चश्मे वाला चेंज क्यों कर देता है, उसका जवाब दिया यहाँ पर। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? किधर मतलब किधर से। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। इसका मतलब ये है कि कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है कि जो सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने उनकी मूर्ति पर जो चश्मा लगाया है, वो अगर किसी दूसरे कस्टमर को पसंद आ गया तो उनको वो चश्मा दे देता है और वो उनकी जगह पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, उसे दुखी करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार मतलब ज़रूरत होती है, तो जैसा मूर्ति पर लगा होता है, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जो हवलदार साहब हैं उनका हर दिन का, जब भी वो 15 दिन में वहाँ से गुजरते हैं, पान वाले की दुकान पर रुकते हैं, पान खाते हैं, नेताजी की चश्मा देखते हैं, तो दूसरी बार जब आए तो उनको चश्मा बदली हुई मिली, तो उनसे रुका नहीं गया। दूसरी बार तीसरी बार तो उन्होंने सोचा मैं किससे पूछूं, तो उसने जहां वो पान खाते हैं उसी से पूछते हैं। तो वो बताता है कि हमारे गांव में एक कैप्टन है, कैप्टन चश्मे वाला, जो ये मूर्ति पर चश्मा चेंज कर देता है। और क्यों करता है वो? क्योंकि वो खुद चश्मा बेचने का काम करता है, इसलिए अगर कोई आ गया उसने वैसी ही चश्मा मांग ली तो उतार के दे देता है और बदले में दूसरी चश्मा लगा देता है। ये है मूर्ति पर चश्मा चेंज होने के कारण। एक और बात यहाँ पर आई है, वो है पान वाले का व्यक्तित्व कैसा है। तो यहाँ पर किसी के व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाए तो हम उसके गुणों के साथ साथ उसकी शारीरिक बनावट का भी वर्णन प्रश्न के उत्तर में करते हैं। तो यहाँ पर हमें पान वाले के व्यक्तित्व के बारे में सीखने को मिला। कैप्टन कौन है, वो क्या करता है, ये हमें जानने को मिला। और हवलदार साहब को जो आश्चर्य की बात थी वो भी यहाँ पर हमें पता चली, उनको कि कैसे कौन मूर्ति पर चश्मा लगाता है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर इस पेज में या इन पैराग्राफ में जो भी प्रश्न थे उनमें से पहला प्रश्न है, पान खाते खाते हवलदार साहब ने क्या देखा। दूसरा प्रश्न, हवलदार साहब को क्या आदत हो गई थी। तीसरा प्रश्न, पान वाले के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। और अगला प्रश्न है, चश्मे कौन बदलता था। तो उम्मीद है ये प्रश्नों के उत्तर आप लिख पाओगे। आगे हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता। अब देखो इसमें यह भी बताया गया है कि जब भी वो चेंज करता, ग्राहक को देते चश्मा, तो वो माफ़ी भी मांगते नेताजी से और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है।
लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? उन्होंने क्या कहा कि भाई जब ये मूर्ति बनी होगी तो चश्मा भी बना होगा, तो वो चश्मा कहाँ है? ये एक और उनके मन में प्रश्न था। तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। तो क्या दिया? ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया का उत्तर क्या है? पान वाले ने कहा, मास्टर चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, चकित मतलब आश्चर्यचकित करने वाली और द्रवित मतलब दुखी कर देने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! तो यहाँ पर हालदार साहब सोचते हैं, पान वाले ने जवाब दिया कि मास्टर बनाना भूल गया, पर यहाँ हालदार साहब अपने मन ही मन में सोचते हैं कि क्या कारण रहे होंगे कि चश्मा नहीं बन पाई। तो इनमें क्या कारण रहे हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है। तो हम अगर ये कहें कि हालदार साहब ने सोचा कि निम्नलिखित कारणों से चश्मा नहीं बन पाई होगी, तो पहला, उसने 1 महीने में ही मूर्ति बनाने का वादा किया था, तो टाइम नहीं रहा होगा। दूसरा, पत्थर से कैसे अच्छी चश्मा बनाई जाए ये उसको नहीं बनाना आया होगा, या वो ट्राई कर रहा होगा, कोशिश कर रहा होगा पर असफल रहा, उससे नहीं बनी, या फिर उसने बहुत अच्छी चश्मा बनाने की कोशिश की होगी और लास्ट में वो टूट गई होगी। तो इतने कारण उन्होंने बताए हैं कि ये कारण रहे होंगे कि वो चश्मा वो नहीं बना पाए। आगे चलिए। हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। विचित्र मतलब अलग, और आश्चर्य से भर देने वाला लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होकर वो जीप में बैठ गए। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब देखिए, कैप्टन जो है वो आर्मी में एक रैंक है, तो इसलिए उन्होंने पूछा कि उनको कैप्टन कह रहे हैं, इसका मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ वो उनकी आर्मी में रहे होंगे, आज़ाद हिंद फौज में। भूतपूर्व मतलब पहले का कोई फौजी है। तो ये उन्होंने एक और उनके मन में प्रश्न आया जो पान वाले से वो पूछ लेना चाहते थे। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब पान वाले ने क्या किया, मजाक उड़ाया, किसका? कैप्टन का। तो कहा वो तो लंगड़ा है, कहाँ वो फौज में भर्ती हुआ है, वो तो पागल बताया उसको। उसकी देशभक्ति को क्या नाम दे दिया यहाँ पर पान वाले ने? पागल। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक मतलब आवाज़ ही नहीं निकले मुँह से। एक बेहद बूढ़ा, बेहद मतलब बहुत ज़्यादा, मरियल सा लंगड़ा, मरियल मतलब उसमें इतनी ताकत भी नहीं है उसके शरीर में, लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ से एक छोटी सी संदूक सी मतलब सूटकेस जैसा, बॉक्स जैसा, और
दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। अब देखो कि हालदार साहब के मन में एक और प्रश्न है कि कैप्टन क्या इसका वास्तविक नाम है या क्यों कहते हैं। ये प्रश्न अभी भी उनके मन में है, पर पान वाले से नहीं पूछ पाए क्योंकि पान वाला ऐसे व्यवहार कर रहा था कि वो अब कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पैराग्राफ में आपको कैप्टन के व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि वो कैसा है, बूढ़ा है, लंगड़ा है, गांधी टोपी पहनता है, आंखों पे काला चश्मा लगाता है और उसका काम क्या है, पूरे दिन वो चश्मे बेचता घूमता है। तो ऐसे व्यक्तित्व वाला एक व्यक्ति है जिसके मन में देश के लिए प्रेम है। तो चलिए इस पैराग्राफ से जुड़े हुए प्रश्न हम देखते हैं। हालदार ने कैप्टन के बारे में क्या सोचा था? हालदार को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? कैप्टन कौन था और वह क्या कार्य करता था? ये 3 प्रश्न हैं जिसके उत्तर मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से दे पाओगे। तो आगे हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। देखिए पान वाले ने उत्तर देने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उधर जीप का ड्राइवर भी इंतजार कर रहा था। तो हालदार साहब आकर जीप में बैठ गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगा चश्मा, ये सब वो देखते रहते थे। और हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ, मतलब वो खुश भी होते थे कि इस चश्मा को देखकर और आश्चर्यचकित भी होते थे। फिर एक दिन क्या होता है, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठ गए और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, कौम मतलब जाति, और जाति का मतलब कोई यहाँ कास्ट से रिलेटेड ये बात नहीं कही है, कौम मतलब मनुष्य जाति। क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य थी, प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको,
जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अभी देखो यहाँ पर उन्होंने बताया कि पहले जैसे कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया तो वो सोचते थे कि अब मैं इस गांव में आऊँगा, यहाँ से गुजरूंगा, पान खाऊंगा, पर मूर्ति की तरफ कभी नहीं देखूंगा क्योंकि उस पर चश्मा नहीं लगा हुआ था। तो हालदार साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो वो उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं यहाँ रुकूंगा तो भी पहला तो यही निर्णय लिया कि वो पान खाने के लिए ही नहीं रुकेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ से गुजर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि नेताजी की चश्मा पर आँखों पे चश्मा लगी हुई है। तो उन्होंने ड्राइवर को कहा कि रोको, तो गाड़ी रोकी और दौड़ के गए तो उन्होंने देखा कि सरकंडे से बने हुए चश्मा वहाँ पर उनकी आँखों पर लगे हुए हैं। तो ये किसने लगाया था? बच्चों ने लगाया था। तो उनके मन में एक उम्मीद जग गई कि देशभक्ति जो है वो आज भी है। और इस भक्ति के माध्यम से यही लेखक बताना चाहते हैं कि प्रत्येक भारतीय के मन में देश के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। अपने देश के प्रति हमें जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जो भी देश के लिए शहीद होते हैं उनको हमेशा सम्मान और इज्जत देनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं सीबीएसई की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। 2014 से लेकर 2020 तक जो परीक्षाएं हुई उनमें बार बार पूछे गए जो प्रश्न हैं इस पाठ से वो मैंने यहाँ पर बताए हैं। पहला प्रश्न है, जिस किसी ने नेताजी की मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा लगाया होगा उसे आप किस तरह का व्यक्ति मानते हैं और क्यों? अगला है, मूर्तिकार के द्वारा बनाकर पटक देने के पीछे क्या भाव निहित है? मूर्तिकार ने क्यों कहा मैं अभी बना के पटक दूंगा मूर्ति? तो अगला तीसरा प्रश्न है, अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में हम भी देश प्रेम की भावना को किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं? अगला प्रश्न है, हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी लगी और क्यों? अगला प्रश्न, पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और गर्वित करने वाली। इस पंक्ति में किस बात की ओर संकेत किया गया है? अगला प्रश्न है, नेताजी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इससे अगला प्रश्न, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात्कार नहीं देखा था तब वो उनके बारे में कैसा सोचते थे? पान वाले का चरित्र चित्रण कीजिए और बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? ये प्रश्न पूछे गए और आगे ये मैंने यहाँ पर आपको गद्यांश दिया है। ऐसे प्रश्न भी पाठ से पूछे जाते हैं। तो ये गद्यांश है, इसको आप ध्यान से पढ़ें और इसके उत्तर लिखें। ऐसे प्रश्न भी आते हैं और सीबीएसई में ही आया हुआ है ये गद्यांश जो मैंने यहाँ पर दिया है। तो आप इसको पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो करेंगे। तो इस पाठ में हमने पाठ का अर्थ और इसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में आने वाले उन पे हमने पूरी चर्चा की और उम्मीद है ये पाठ आपको समझ में आया होगा और ये पाठ देखने के बाद आप अपने पूरे आंसर कर पाओ ये उम्मीद मैं रखती हूँ। धन्यवाद।